लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.5 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी तामझाम के आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपका है, निम्न समीकरणों के युग्मों में से किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो प्रश्न ये था, आइए हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो a1 का वैल्यू है हमारे पास 1। अगर हम यहाँ पे a2 की वैल्यू करें तो ये हमारे पास है 3। अगर हम लोग b1 की वैल्यू की बात करें तो ये है -3 और b2 की वैल्यू की बात करें तो ये है हमारा -9 और c1 की बात करें तो इसकी वैल्यू है -3 और अगर c2 की बात करें तो ये है -2। तो हमने सारे के वैल्यू को ले लिया है। अब इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए a1 बाई a2 बराबर निकलेगा 1/3, b1 बाई b2 बराबर निकलेगा -3 बाई -9 और c1 बाई c2 इक्वल्स टू होगा -3 बाई -2। तो यहाँ देखिए ये कट जाता है इस तरह से, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हमारे पास मिल रहा है देखिए 1/3, यहाँ मिल रहा है 1/3 और यहाँ मिल रहा है हम लोग को 3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कंडीशन मिल रहा है वो कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। इस स्थिति में इस समीकरण का जो मान होगा वह असंगत होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तो पहला समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से अलग अलग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप इसको समझें बात को। तो देखिए a1 बाई a2 अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे निकलता है दिस इज 2/3, यहाँ 1/2 और यहाँ जब ये इधर आएगा तो -5 और ये इधर आएगा तो -8, तो हम लोग को मिलेगा -5 बाई -8। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पहला ही कंडीशन हम लोग को इक्वल नहीं मिल रहा है, तो तीसरे कंडीशन को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को इस इक्वेशन का जो हल मिलेगा वो अद्वितीय हल मिलेगा, अर्थात इसका अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो भी वज्र गुणन विधि से। आइए तीसरे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए a1 बाई a2 तो ये 3/6 मिल रहा है, ये -5 बाई -10 मिल रहा है और ये 20/40 मिल रहा है। कट कर लेते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये 22 ज़ा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 1/2 और यहाँ भी मिल रहा है 1/2 और यहाँ भी मिल रहा है 1/2। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाई c2 के। तो इस स्थिति में इस समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी कि इस इक्वेशन 3 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अब हम लोग आते हैं चौथे इक्वेशन को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो चौथे इक्वेशन को चेक करने के दौरान देखिए a1 बाई a2 का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 1/3, यहाँ निकालेंगे तो -3 बाई -3 और यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा -7/15।
तो यहाँ पे देखिए ये 1/3 रह जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 3 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, और ये है -7/15। पहले ही कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं है, हम लोग को तीसरा कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा और इसको हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड का अद्वितीय हल होगा और इक्वेशन 4 का अद्वितीय हल होगा। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इक्वेशन सेकंड का अद्वितीय हल होगा और इक्वेशन 4 का अद्वितीय हल होगा। बाकी इक्वेशन फर्स्ट का कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन थर्ड अनेक हल होंगे, इसलिए इसको भी हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को। तो आइए इसको इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो पहले को इरेज कर लेते हैं। तीसरा का अनेक हल होगा, इसलिए इसको भी हम लोग को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा का हम लोग का अद्वितीय हल होगा, तो इसको हम लोग को हल करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ पे मार्कआउट कर लेते हैं। इसको फ्रेश से इधर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2x + y = -5 = इसको 0 लिखा जा सकता है, और इसे लिखेंगे हम लोग 3x + 2y - 8 = 0। ये जो है हमारा रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है उस रूप में आ चुका है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले a1 का वैल्यू लिखना होगा। तो a1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू -5 है और c2 का वैल्यू -8 है। मैंने वैल्यू को साफ साफ लिख लिया है। अब ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस तरह से लिखते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, b1 यहाँ लिखते हैं, b2 यहाँ लिखते हैं, c1 यहाँ लिखते हैं, c2 यहाँ लिखते हैं, a1 a2 और उसके बाद b1 और b2। यहाँ हम लोग लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दिस, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये देखिए, x बटा b1 c2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b1 c2 और माइनस b2 c1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग b2 c1 इक्वल्स टू y बटे हो जाएगा यहाँ पे c1 a2, यहाँ लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब जो हमारे पास वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज को इस पे पुट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x/b1 c2, तो b1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू c2 का वैल्यू हमारे पास -8 है, तो -8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज
दो साइन जब एक साथ आ जाए तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया है ये, हम लोग को मिला है B1, C2 हमने लिखा है, B1 का वैल्यू हमारे पास 1 था, मैंने 1 लिखा है, और C2 का वैल्यू हमारे पास -8 था, वो हमने लिखा है। अब यहाँ माइनस आ रहा है, अब B2 का वैल्यू रखेंगे, तो B2 का वैल्यू 2 है। इसके बाद C1 का वैल्यू हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, तो इसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग y बटे इस तरह से C1A2, तो C1 का वैल्यू -5 है, तो हम लोग यहाँ -5 लिखेंगे C1। इसके बाद A2, तो A2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इंटू 3 लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे C2A1, तो C2 का वैल्यू हमारे पास है -8 लिखेंगे इस तरह से, दिस इज, इसको एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखा C2 का वैल्यू, और उसके बाद A1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2, या फिर डायरेक्ट 2 भी लिखा ऐसे जा सकता है, तो इस तरह से लिख देते हैं 2 इंटू 2 इस तरह से, और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/A1B2, तो A1 यहाँ पे है और B2 का वैल्यू हमारे पास 2 है, A1 भी 2 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू, इसके बाद क्या है हमारे पास B2 भी हमारे पास 2 है, तो आप लिखते हैं 2, और यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ पे होगा A2B1, तो A2 का वैल्यू है 3, और B1 यहाँ पे है, तो B1 का वैल्यू हमारे पास आता है 1। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, देखिए XY, ऐसा करते हैं कि इसे इरेज करते हैं ताकि हम लोग को कुछ जगह मिल सके बोर्ड पे। तो हमारे पास आ जाएगा XY -8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8, इसके बाद यहाँ माइनस है, और इसको ब्रैकेट के अंदर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने बिग ब्रैकेट रखा है तो इसे इस तरह से रख देते हैं, तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -10। इसके बाद y बटा, यहाँ 5 3 जा 15, दैट इज -15, और माइनस ये 8 2 जा 16, माइनस में होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे +16 लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 1/4 और -3, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 इंटू 1 3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहीं पे अगर हम लोग सॉल्व करने के दौरान इसे माइनस माइनस प्लस कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये -8 यहाँ पे हो गया है, और 2 5 जा 10, -10 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे +10 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा x/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे देखिए y/1 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास देखिए, एक बार हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, दैट इज, या हम लोग लिख सकते हैं x/2 = 1, ये वाला वैल्यू हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ है, चलिए लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x = 2, इस तरह से x की वैल्यू हम लोग को निकल गई है। अगले स्टेज में हम लोग लिख सकते हैं, या एक बार फिर से y/1 = 1 है, देखिए हालांकि 1 लिखने से काम चल जाता है, लेकिन मैंने दोनों ही लिख दिया, तो y = क्या निकल के आ गया 1। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास निकला है 2, और y का वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड इक्वेशन का हल हम लोगों को x = 2 और y = 1 मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
इक्वेशन नंबर 4 पे, जिसका अद्वितीय हल हम लोग के पास था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद है आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के चौथे इक्वेशन सेट को लिख लिया हमने। इसका हम लोगों ने अभी चेक किया था, तो इसका अद्वितीय हल निकला था। तो इस केस में यहाँ पे फिर से सारे का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो a1 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1, a2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3, b1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -3, b2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -3, c1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -7 और c2 का वैल्यू आ रहा है -50। अब फिर से ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे b1 b2 c1 c2, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे होगा a1 a2, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा b1 b2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बस आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे पहला वैल्यू जो होगा वो इस तरह से चलेगा ऊपर वाले से, दैट मीन्स b1 c2। इसी तरह से दूसरा वैल्यू ये, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऊपर की ओर। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे a1 b2 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला को लिख लिया है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे सावधानी से पुट करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वही हमारे एग्जामिनेशन में गलतियों को होने से बचाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है b1 c2, तो b1 का वैल्यू हमारे पास है -3, इस तरह से लिखते हैं, और b1 के बाद c2, तो c2 की वैल्यू हमारे पास है -15, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके बाद माइनस में b2 c1, तो b2 की वैल्यू हमारे पास है -3, तो यहाँ पे -3 लिखते हैं इस तरह से, और c1 का वैल्यू हमारे पास है -7, तो यहाँ लिखते हैं -7, इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ y बटा, यहाँ लिखते हैं c1 a2, तो c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -7, तो -7 यहाँ पे लिखते हैं, और a2 की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ 3 लिखते हैं, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे है c2 a1, तो c2 की वैल्यू हमारे पास है -15 c2, और a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1, और इसे भी हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2, तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और b2 की वैल्यू है -3, तो इसे हमने लिख लिया है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए, a1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस a2 b1, तो a2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 और b1 की वैल्यू हमारे पास है -3, राइट इज, और इस दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। तो एक बार फिर क्रॉस चेक किया जाए, a2 की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3 और b1 की वैल्यू हमारे पास आ रहा है -3। अब हमने सारे वैल्यूज को बहुत ही सावधानी से प्लेस कर दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये x बाई, यहाँ देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 3 इक्वल टू 45। यहाँ पे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, 7 3 21, और उसमें -21 में जब फिर -21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -21। एक बार फिर से देखिए ध्यान से इसे,
-3 और -7 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 21 +21, और जब उसे माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ आ जाएगा -21। अब अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 3 ज़ा 21, यानी कि यहाँ हमको मिलेगा y बटे -21, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे मिलेगा +15। इसके बाद अगले सेक्शन में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ रहा 3 × 1 -3, और यहाँ 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स बाई, जब माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, तो एक्स बाई 24 हम लोग को निकल गया है, इक्वल्स टू यहाँ पे y बाई -6 निकल के आया, और यहाँ पे 1/6। तो एक इक्वेशन हम लोग x का इसके साथ बनाएंगे 1/6 के साथ, और दूसरा इक्वेशन y का इसके साथ बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, या x बाई 24 इक्वल्स टू 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 6x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/6, और 6 से कट जाएगा तो x इक्वल टू 4। इस तरह से x का वैल्यू हम लोगों के पास 4 प्राप्त हो गया। या अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या y बाई -6 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको भी इस तरह से, तो 6y इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -6/6, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इस तरह से x बराबर 4 और y बराबर -1 हम लोगों को इस सेट ऑफ इक्वेशन जो 4 है इसका हम लोगों को सॉल्यूशन मिल गया है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 7। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a - b × x + a + b y माइनस हम लोग लिख सकते हैं 3a + b - 2 = 0। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो वो होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन के अनेक हल हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2/a - b बराबर होना चाहिए 3/a + b, और ये बराबर होना चाहिए था -7/- 3a + b - 2। ये तीनों हम लोगों का आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग चाहें तो इससे 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक ये दोनों को लेकर हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, और एक इस दोनों को लेकर एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, या इस तरह से 2/a - b = 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए 3 × a - b, तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये देखिए 3a - 3b = हो जाएगा 2a + 2b। इसको इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो 3a - 2a - 3b - 2b =
0। 2a इधर आके माइनस हो गया और 2b इधर आके माइनस हो गया। अब इक्वेशन जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, वो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, देखिए 3a में से 2a चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा a, और यहाँ पे -5b इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस कंडीशन पे। ये देखिए 3/a प्लस b बराबर हम लोग लिख सकते हैं नाउ, या अब आपको जो लिखना है सो लिखिए 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7a प्लस 7b इक्वल्स टू हो जाता है 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सबको इस साइड ले आते हैं। आप चाहे तो ये पूरा टर्म को इधर रख लीजिए, पूरा टर्म को उधर ले जाइए, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए। तो आइए लिखते हैं हम लोग 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस 6। अगर 9 लिखें तो भी चलेगा। 9a और 3b को हम लोगों ने इधर ले आया है और इधर माइनस 6 छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 7a में से 9a चला जाएगा तो आएगा -2a, और 7b में से 3b चला जाएगा तो आएगा 4b इक्वल्स टू -6। अब यहाँ से देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 कॉमन निकाल लेते हैं -2, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा -2b, और इक्वल्स टू यहाँ पे -2 निकाल देते हैं तो यहाँ पे आएगा 3। -2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा देते हैं। तो इसको हम लोग घटा देते हैं। आप इसको ब्रजगुणन विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट विलुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, और यहाँ है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से, a और a कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है 5b में से 2b चला जाएगा तो ये -3b इक्वल्स टू -3। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो b इक्वल्स टू आएगा -3/-3, ये 1 टाइम्स कर जाएगा तो b इक्वल्स टू 1 निकल के आ गया है। अब जब b का वैल्यू हम लोग को 1 निकल के आ गया है तो इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड जिसमें आपको इच्छा करे उसमें रख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमारे पास है a माइनस 5 इंटू बी का वैल्यू 1 आया तो 1 लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा 0। तो a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होकर -5 होगा और उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया 5। तो इस तरह से हमारे पास a का वैल्यू 5 और b इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू निकल गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 5 के लिए और b बराबर 1 के लिए ये दिया गया सेट ऑफ इक्वेशन है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को हल कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में। इससे पहले हमने इसका पहले पार्ट को सॉल्व किया था। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइजों में कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। अगर कोई इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उस केस में उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो इस इक्वेशन को भी इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से a1/a2 मतलब 3/2k - 1, यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन इक्वल्स टू y में 1 से मल्टीप्लाई है
तो 1/k-1 और नॉट इक्वल्स टू -1/-2k+1। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए रखा है क्योंकि जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बदलेंगे तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में ये इधर आके माइनस होगा और उधर इक्वल में 0 हो जाएगा। ऐसे भी इस माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे काट दिया है। अब ये तो इक्वल है ही नहीं, तो हम इसको इक्वेट करके k के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं, जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे पहले एक बार फ्रेश करके लिखते हैं 2k-1 इक्वल्स टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास आता है 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3k-2k इक्वल्स टू -1 + 3, और यहाँ पे आ गया k इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2। इसका मतलब है कि k का मान अगर 2 हो जाए तो उस कंडीशन में दिए गए ये जो इक्वेशन का सेट है इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का सवाल हल कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि का आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये बताइए। तो आइए सवाल को हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पिछले एक्सरसाइज से ही हम लोग सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते आए हैं, तो उससे बारे में आपने परिचित हो चुका होगा अब तक। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से x या y जो आपका इच्छा करे उसके मान को लेकर इक्वेशन सेकंड में आप पुट कीजिए और आपका वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ लिखा है 8x + 5y = 9, या 8x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 - 5y, या x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 - 5y/8। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x के मान को इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 3x + 2y = 4, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x का जो वैल्यू है वो हमें मिला है 9 - 5y/8, here it is, + 2y = 4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग को मिलता है 3 9 = 27, here it is, और 3 5 = 15, तो -15y बाई यहाँ पे आ रहा है 8 + 2y/1 लिख लेते हैं इसे, और इक्वल्स टू 4 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 8, ये आ जाएगा 27 - 15y + 1 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, और 8 2 = 16y यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 27 माइनस प्लस माइनस माइनस 16y यहाँ 15y यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y प्लस y। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का साइन प्लस है और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया है। बाई 8 = 4/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से, तो 27 + y = आता है 32, और y = हो जाएगा 32 - 27, और y = आ जाएगा 5। इस तरह से हम लोगों ने y के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब y के वैल्यू को किसी में भी रखें, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड, तो हम लोग क्या रखते हैं y के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। आइए रखते हैं, देखते हैं क्या हम लोग को मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन है 8x + 5y = 9, तो 8 के जगह 8x है तो हम लोग इसको 8x लिखेंगे इस तरह से। 5y, तो y का वैल्यू हम लोग को अभी निकल के आ गया 5, यहाँ लिखते हैं 5,
और यहाँ 9। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8x प्लस 25 इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ आएगा 8x इक्वल टू 9 माइनस 25, 8x इक्वल टू माइनस 16 और x इक्वल टू माइनस 16/8 और काट देंगे इसे तो 2 टाइम्स कट जाएगा तो x इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपका x इक्वल टू -2 निकला है और y इक्वल्स टू 5 निकला है। और इस इक्वेशन को हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। अब हम लोग दिए गए इक्वेशन को पुनः ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो a1 का वैल्यू हमारे पास मिलता है 8, a2 का वैल्यू हमारे पास मिलता है 3, सेकेंड इक्वेशन में जो 3 है। इसके बाद b1 का वैल्यू हमारे पास मिलता है 5 और b2 का वैल्यू हमारे पास मिलता है 2, c1 का वैल्यू -9 और c2 का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा -4। क्यों? क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर 0 और ये इधर आके माइनस होगा और उधर 0। इसलिए एक स्टेप को मैंने ओमिट कर दिया है। आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के लिए आप स्टेप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे x बाई यहाँ पे b1 b2, यहाँ पे c1 c2, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं a1 a2 और यहाँ लिखते हैं 1 b1 b2। इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब दिए गए सारे वैल्यू का मान हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। आइए पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे x बाई हम लोग लिखेंगे b1 c2, तो b1 का वैल्यू हमारे पास 5 है और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ माइनस, इसके बाद है b2 c1, तो b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू हमारे पास है -9। इसको एक अलग ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर लेते हैं ताकि साइन का प्रॉब्लम ना हो। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। b1 c2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास है 5, c2 की वैल्यू हमारे पास -4, b2 c1, तो b2 की वैल्यू हमारे पास है 2 और c1 की वैल्यू हमारे पास है -9। सही लिखा हमने। अब यहाँ पे लिखते हैं y बाई c1 a2, तो c1 का वैल्यू है -9 और a2 का वैल्यू हमारे पास है 3, इसे भी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, माइनस c2 a1, तो c2 का वैल्यू है हमारे पास -4 और a1 का वैल्यू हमारे पास है 8। इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2, तो a1 का वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू b2 का वैल्यू हमारे पास है 2, इसको एक साथ लिखते हैं माइनस। इसके बाद हमारा a2 b1, तो a2 का वैल्यू है 3 और उसके बाद b1 का वैल्यू हमारे पास है 5। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। a1 b2, तो a1 8 b2 2, उसके बाद है a2 b1, तो a2 का वैल्यू है 3 और b1 का वैल्यू है 5, हमने यहाँ लिख दिया है। इसे भी हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से रख लेते हैं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो x बाई यहाँ लिखेंगे हम लोग, दिस इज x बाई, ये 5 4 जा 20, तो यहाँ -20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि 9 -9 है और 2 जा 18, माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18 इक्वल्स टू
y बाई 9 3 27, तो यहाँ -27 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब यहाँ 4 8 32, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 32 प्लस में, और यहाँ 1 बाई यहाँ पे 8 2 16, और यहाँ हो जाएगा 3 5 15। तो इस तरह से सारे वैल्यूज को हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x बाई -2 इक्वल्स टू y बाई 5 और इक्वल्स टू 1 बाई 1। यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े वाले का साइन चूंकि प्लस है इसलिए साइन भी यहाँ प्लस है, और 32 में से 27 जाएगा तो 5 आएगा। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से x बाई -2 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस तरह से, तो x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ से। या आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं y बाई 5 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करिए, फ्रेश लिख लेते हैं आप, y बाई 5 इक्वल्स टू 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू +5 प्राप्त हो गया, और यही दोनों हमारा आंसर होगा। अब रह गया सवाल कि दोनों में कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो चूंकि यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल किस्म का है, तो इस तरह के सवालों को किसी भी विधि से बनाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इस सवाल को ब्रजगुणन विधि से बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें बताइए। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को हल कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 की एनसीईआरटी की किताब हमारे हाथों में है। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलुप्तीकरण विधि, या फिर ब्रजगुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए, सवाल को हमने बोर्ड पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी छात्रावास का जो टोटल खर्च है उसका एक पार्ट फिक्स है। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। यदि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है। अगर कोई विद्यार्थी ए है, उसको 20 दिन अगर उसने भोजन किया है तो वो 1000 रुपये व्यय करता है, जबकि विद्यार्थी बी है, उसको 26 दिन भोजन के लिए 1180 रुपये देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं। माना कि नियत व्यय x रुपया है और प्रतिदिन का व्यय y रुपया है। जाहिर तौर पे ये भोजन के लिए है। तो इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट से a 20 दिन भोजन करता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a अगर 20 दिन भोजन करता है तो नियत मूल्य उसे लगेगा, और साथ ही साथ 20 दिनों के भोजन के लिए y रुपये के दर से 20 y देने होंगे, और दोनों को मिलाकर वह 1000 रुपये पे करता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट में कहता है कि 26 दिन अगर बी भोजन करता है तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180 रुपीज। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को बीजगणितीय विधि से हल करना है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि किसी खास विधि से हल कीजिए, तो हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमें इक्वेशन मिलेगा x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, और यहाँ मिलता है x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, हमने एक छोटी सी मिस्टेक किया है और जानबूझकर किया है ताकि आपको कुछ समझा सकें। यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वल है,
और दोनों का साइन क्या है, इक्वल है। तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया है कि अगर साइन इक्वल है तो हम लोग माइनस करते हैं, और साइन अगर डिसिमिलर हो तो प्लस करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक में से दो को घटाना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x कैंसिल आउट हो जाता है, और 20 में से 26 चला जाएगा तो यहाँ -6y इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -180। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू 180/6, ये कट जाएगा 30 टाइम्स। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, 30 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिदिन का व्यय 30 रुपये। अब y का मान 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 गुने 30 इक्वल टू 1000। तो x प्लस 2 तिया 6, 600 इक्वल टू 1000, और x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 600, नॉट 6000। तो x इक्वल टू निकल जाएगा 400 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा कि जो नियत जो भत्ता किराया है या व्यय है वो 400 रुपये है, और प्रतिदिन का किराया या व्यय 30 रुपये है, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट को कंप्लीट किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में। ये कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं, माना कि भिन्न x/y के रूप में है, जहां x अंश है और y हर है। चलिए इस क्वेश्चन को डिमार्केशन के लिए एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस प्रश्न के पहले भाग से हम लोगों को पहला इक्वेशन मिलेगा, और दूसरे भाग से हम लोगों को दूसरा इक्वेशन प्राप्त होगा। तो पहला इक्वेशन क्या कहता है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-1, यानी अंश में से 1 घटा दिया हमने, तो ये हो जा रहा है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। तो 3x - 3 इक्वल्स टू y, या 3x - y इक्वल्स टू 3, ये हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x/y प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाता है ये 1/4। अब इसको सॉल्व करिए इस तरह से। तो 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो यहाँ लिखते हैं 4x - y इक्वल्स टू 8, ये हम लोग को मिल जाता है सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इस दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से या विलुप्तीकरण विधि से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग 1 में से सेकेंड को घटाएंगे तो हम लोग को माइनस का सामना करना पड़ सकता है, आप देखिए यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग 2 में से फर्स्ट को घटा दें तो बहुत आसानी से हमारा काम बन सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x - y इक्वल्स टू 8, और पहला समीकरण है 3x - y इक्वल्स टू
3। इसको घटाते हैं हम लोग, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ देखिए 4x में से 3x चला गया, तो यहाँ पे हो गया x, और यहाँ 8 में से 3 आ गया तो 5। तो इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू को या x के मान को डायरेक्टली फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि x के मान को किसी में भी रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो x के मान को इक्वेशन 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। आप 2 में रख के चेक करके कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या सेम आंसर मिला कि नहीं। तो पहले में हम लोगों ने मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 5 आ गया, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। तो ये 3 5 से 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 15, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल साइन के उधर जाने पे। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वाई बाय 12 निकल के आ गया है, और एक्स इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 5। तो भिन्न जो होगा हमारा वो होगा x बाय वाई, यानी कि 5/12, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे प्रश्न पर, और ये प्रश्न कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक प्राप्त होते। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं। माना कि सही उत्तर x थे और गलत उत्तर y थे। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा। तो क्या कहते हैं, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर पे उसे कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही उत्तर हमारे पास x है, तो 3 अंक प्राप्त होने पे कुल अंक 3x मिलेंगे, और अशुद्ध उत्तर में से 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, तब हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है 40। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। सही उत्तर के लिए अंक माइनस अशुद्ध उत्तर के लिए अंक इक्वल टू क्या मिला 40। इसी तरह से इसके दूसरे भाग में देखते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते यानी कि 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते यानी कि 2y, तब उसे 50 अंक प्राप्त होते। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी लिख सकते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, कॉमन है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर तो हमें मिलता है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये y और y कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है। 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ आएगा x, और यहाँ 40 में से 25 माइनस हो गया तो आ गया 15। तो x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। अब हम इक्वेशन में क्या करते हैं, किसी में भी मान रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर
तो हमारे पास मिलता है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 15 लिख देते हैं हम लोग, माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल्स टू -5। तो माइनस माइनस कैंसिल और y इक्वल्स टू हमारे पास निकल गया 5। तो इस तरह से हमारे पास सही उत्तरों की संख्या कितनी है 15 और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है 5। तो कुल उत्तर या कुल प्रश्न इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20 और यही आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का। तो इस टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे भाग को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट में। ये कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी पर एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों के साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। इसका मतलब जो सबसे पीछे चल रही कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तभी तो वो दूसरे कार को ओवरटेक कर पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक राजमार्ग के ऊपर दो स्थान हैं ए और बी, और कारें इस पे चलती हैं। ये 100 किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक कार अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी कार हमारा यहाँ है, इसके स्पीड को हम लोगों ने माना है x किलोमीटर पर आवर और इसका माना हमने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर ये कार एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच जो चाल का अंतर है उस अंतर को अगर हम 5 घंटे से गुना कर दें तो वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, यानी पहले वाले कार की चाल माइनस दूसरे कार की चाल, जब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये कितने डिस्टेंस को मेंटेन कर पाती हैं 100 किलोमीटर को, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। दैट मीन्स कि ये डिफरेंस 100 किलोमीटर कवर कर जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 100/5 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। यह फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसके दूसरे भाग में कह रहा है कि एक ही दिशा में अगर कारें चलती हैं। अब की बार बातें अलग हैं। अब की बार कार इधर से आ रही है ऐसे एक दूसरे के दिशा में, तो उस दिशा में आने पर इस दोनों का जो चाल है वो दोनों जुड़ के 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं तो बहुत कम समय लगाएगी डिस्टेंस कवर करने में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू 100, क्योंकि एक ही घंटा समय लग रहा है। या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, यह इक्वेशन सेकेंड है।
अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, दोनों को ऐड कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 ऐड करते हैं तो ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 120/2, 2 से कट जाएगा, दिस इज 60 टाइम्स, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले कार की स्पीड हम लोगों को मिल गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग x के वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर आप दो में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं, दैट इज 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x की वैल्यू 60 है तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि पहले कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पांचवें हिस्सा में। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई से कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई से बढ़ा दी जाए। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। माना कि आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत है, ये x है और ये y है। पहले पार्ट में कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई में अगर 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए यानी y+3, तो हम लोग को मिलता है क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई, पहले इस दोनों में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x। अब -5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5y और -15 इक्वल्स टू एक्स वाई -9, तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 3x - 5y इक्वल्स टू -9 + 15, तो यहाँ आएगा 3x - 5y इक्वल्स टू 6 और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। तो यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 यानी बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई से बढ़ा देना है, तो यहाँ लिखेंगे y+2, तो ये हो जाता है 67 इकाई से बढ़ जा रहा है, 67 हो जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स वाई और यहाँ +2x +3 से गुना करते हैं तो +3y +6 इक्वल्स टू एक्स वाई +67। ये एक्स वाई इधर है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y इक्वल्स टू 67 - 6 या 2x + 3y इक्वल्स टू 61। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है, तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से और 2 में 5 से
गुना कर जोड़ने पर। तो आइए देखते हैं क्या हम लोग को मिल रहा है। तो जब हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं तो हमारा यहाँ है, तो ये 3 3 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 18 हो जा रहा है। और सेकेंड में 5 से गुना करके जोड़ेंगे, तो सेकेंड वाला हमारा इक्वेशन यहाँ है, दिस इज। तो इसमें हम लोग गुना कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 61 को जब हम लोग 5 से करेंगे तो ये आएगा 305। इस दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 19x इक्वल टू 3 2 और 3। हम लोग को मिला है 19x इक्वल टू 323, तो x इक्वल टू हो जाएगा 323 बाई 19, और जब इसे काटेंगे तो ये 17 टाइम्स कट जाएगा, तो x इक्वल टू निकल आ गया 17। तो इस तरह से आप देखिए कि लंबाई हमारे पास निकल के आ गई है 17 यूनिट, और चौड़ाई जो हमें निकल के आ गई है, चौड़ाई अभी निकला नहीं है, चौड़ाई हम लोग निकालेंगे। तो x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 17 या 51 होता है, माइनस 5y इक्वल्स टू 6 हो गया, तो माइनस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 51, और माइनस 5y इक्वल्स टू हो जाएगा, तो 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 यानी 45, और ये भी साइन माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े वाले का साइन माइनस है। अब माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 45 बाई 5, कट जाएगा ये 9 टाइम्स, तो y इक्वल्स निकल गया 9 यूनिट या 9 इकाई हिंदी में लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि लंबाई बराबर हमें मिल रहा है 17 यूनिट और चौड़ाई हम लोग को कितना मिल रहा है 9 इकाई। तो यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई 9 इकाई और लंबाई इक्वल्स टू 17 इकाई, और यही हमारा दोनों आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के सारे प्रश्नों का जवाब तैयार कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को आप, सेकेंडरी टीचर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके इसके लिए आप इसे शेयर करें, और चैनल को बूस्टअप करने के लिए आप इसे लाइक ज़रूर करें। इतने देर तक आपने हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।